बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कैपिटल स्ट्रक्चर है, चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेटेजिक फाइनेंस। सबसे पहले हम जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। कंपनी के पास बेसिकली दो सोर्सेज होते हैं फाइनेंस हासिल करने के। द फर्स्ट वन इज इक्विटी एंड द सेकंड वन इज डेट। और कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली मिक्स होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली मिक्स होता है इन दो चीज़ों का, कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कितने परसेंट इक्विटी है और कितने परसेंट डेट है। ठीक है, जो मिक्सचर है इक्विटी और डेट का टोटल में, ठीक है, उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं किसी भी कंपनी का। यानी कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में जो आपको इक्विटी नजर आ रही है और जो आपको लायबिलिटीज नजर आ रही हैं, जो डेट की फॉर्म में नजर आ रही हैं, वो टोटल का वो कितने परसेंट हमने इक्विटी से पैसा हासिल किया यानी कि शेयर्स बेच के, और कितने परसेंट पैसा हमने डेट यानी कि डिबेंचर्स बेच के, बॉन्ड्स बेच के पैसा हासिल किया है। ये जो मिक्सचर होता है डेट का और इक्विटी का, इसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर बाजू का जो होता है 70% इक्विटी होती है, बाजू का आपकी 30% डेट है। ठीक है, ये बाजू का होता है ऐसा जी कि 60-40 की रेशो होती है, 60% इक्विटी होगी, 40% लायबिलिटीज है। ये बाजू का जो है वो रेशो चेंज भी हो जाती है आपके। ठीक है, तो ये बेसिकली जो भी मिक्सचर होगा इक्विटी का और डेट का, इसको हम कहते हैं जी कैपिटल स्ट्रक्चर। अब वो पुरानी आप जो अपनी एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा करते थे उसको जरा रिवाइज करें कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है जी। कि इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, इक्विटी और लायबिलिटीज को हम ऐड करें तो ये इक्वल होते हैं एसेट्स, यानी कि बैलेंस शीट भी यही है। एक तरफ एसेट साइड होती है और एक तरफ लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड पे दो चीजें होती हैं, एक आपकी इंटरनल लायबिलिटी होती है और एक आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को हम इक्विटी से जानते हैं, और एक्सटर्नल एबिलिटी आपके जो एक्सटर्नल्स को आपने जो पैसे पे करने होते हैं वो आपकी एक्सटर्नल एबिलिटी है। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है लायबिलिटी साइड पे होती हैं, लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, और एसेट साइड पे सिंपल आपके करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, अब इक्विटी को उसने और लायबिलिटीज को आगे जो फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है, इक्विटी में जो चीजें हमारी शामिल है वो आपकी जो है यहाँ पे उसने लिखा हुआ जी शेयर कैपिटल है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल आपका है, और इसके साथ साथ जो है वो आपका, यहाँ मैं जूम कर देता हूँ आपको नजर आ जाए, एक आपका शेयर कैपिटल है और रिजर्व्स है। ठीक है, शेयर कैपिटल और रिजर्व जो है वो बेसिकली इक्विटी में जाते हैं, और आपकी जो लायबिलिटीज को फर्दर कैटेगराइज किया उसने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये आपकी लायबिलिटीज बन जाएगी। और इधर से एसेट्स जो है उनको भी कैटेगराइज किया, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से इक्वेशन आपकी भी लिखी जा सकती है। नेक्स्ट इसमें जो है वो, अगर हम करंट लायबिलिटी को उठा के दूसरी साइड पे ले आए, ठीक है, और करंट एसेट में से इसको माइनस कर दें, ठीक है, नहीं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो बेसिकली ये आपका वर्किंग कैपिटल बन जाता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है कि करंट एसेट में से अगर हम करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें तो ये आपका वर्किंग कैपिटल बन जाता है। तो हम यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी की जगह जो है वो वर्किंग कैपिटल भी पुट कर सकते हैं, और फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल बन जाएगा। और इधर सिंपल तीन चीजें रह जाएगी, शेयर कैपिटल, रिजर्व और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्योंकि करंट लायबिलिटी हमने दूसरी तरफ ले गए थे, और ये करंट लायबिलिटी करंट एसेट से जब माइनस हुई तो ये बन गया आपका वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक आपका सिनेरियो था। नेक्स्ट हमारा जो है कैपिटल स्ट्रक्चर को मजीद डिस्कस करते हैं जी। उसने वही मिसाल दी हुई है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल इफ इक्विटी सर ऑफ, आवाज जो है वो कटिंग काफी ज्यादा हो रही है। इफ इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड इज से 62%। कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे थे। कैपिटल स्ट्रक्चर में एग्जांपल एक यहाँ पे हमें कोड की हुई है। फॉर एग्जांपल, if equity of A Limited is say 62% of total capital employed, its debt must be 38% of capital employed। कहते हैं जी अगर आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉय है यानी कि इक्विटी है अगर वो 62% है, तो इसका मतलब बाकी का क्या होगा, वहां पे डेट होगा 38% आपका जो है उसमें डेट होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका 38% जो है वो आपका अगर इक्विटी होगी, तो इसका मतलब 62% जो है वो
आपका डेट होगा, यानी कि टोटल इन टोटल जो है वो 100 यूनिट्स ही होंगे, इन टोटल 100% ही होगी। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हमारी 100% में से कितने परसेंट पैसा हमने इक्विटी से लिया यानी कि शेयर्स बेच के लिए, और कितने परसेंट पैसा हमारे पास डेट यानी कि बॉन्ड्स या डिबेंचर्स बेच के पैसा आया। ये जो मिक्सचर होगा इक्विटी का और डेट का, इसी को हम जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है तो यहीं पे इसने इसको यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू इसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चंस उसने राइज किए कि डज इट मैटर इन व्हाट प्रोपोर्शन आर इक्विटी एंड डेट रेज, के कितने पोर्शन हमें इक्विटी से पैसा हासिल करना चाहिए और कितने प्रोपोर्शन जो हमें डेट से पैसा हासिल करना चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कम्स फ्रॉम इक्विटी एंड व्हाट परसेंटेज फ्रॉम डेट। इन अदर वर्ड, इज कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, या कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सवाल इसने ये पूछा है इफ इट डज, अगर ये है, व्हाट इज आइडियल और मोस्ट अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट दैट अ कंपनी शुड हैव। सबसे पहला सवाल आपको समझ आ गया, उसने कहा जी कि कितने पोर्शन हमारे पास डेट और इक्विटी हमें रेज करना चाहिए, और कितने परसेंटेज हमारा टोटल कैपिटल जो है वो, टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो इक्विटी से होगा, और कितने परसेंटेज डेट से होगा। ठीक है, या और इन अदर वर्ड्स उसने पूछा कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट भी है, अहमियत रखता भी है या नहीं है। अगर दूसरा सवाल, अगर ये अहमियत रखता है कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कितने आइडियल हमारा जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि आइडियल हमारी जो इक्विटी से आने वाला पैसा वो कितने परसेंट होना चाहिए, आइडियल हमारा डेट से आने वाला पैसा कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आइडियल भी रेशियो बताएं। ठीक है, और कितना इसको हमें रेज करना चाहिए, और क्या ये इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं। ठीक है, ये भी इस पर भी हमने बात करनी है। तो आंसर बेसिकली जो है वो इसमें डिफरेंट व्यूज है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक बिल्कुल इजी है। Yes, capital sector is important, particularly in the countries like Pakistan, where we do not have a fully developed capital market and where investors, funds, providers are not fully aware of the credentials of the different investments options available to them. We have seen in the previous chapters the different levels of financial leverage produce different returns for the real owners of a company, so the capital structure can be used to improve the return on equity for the company। कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर आपका इंपॉर्टेंट है, पहले सवाल का आंसर है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसकी वजह क्या है कि जैसे कि हमने पहले इस पर डिस्कशन की प्रीवियस चैप्टर्स में, कि जैसे जैसे हम डेट का लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो अगर डेट का लेवल हम इंक्रीज करेंगे तो इस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट चूंकि एक टैक्स डिडक्टिबल होता है, वहां पे टैक्स शील्ड का बेनिफिट हमें मिलता है, और जिस वजह से ये हमें जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जो डेट की कॉस्ट है वो ओवरऑल हमें कम पड़ती है, और इसी तरह से जब कॉस्ट ऑफ डेट हमें कम पड़ेगी तो ओवरऑल जो कैपिटल की कॉस्ट होगी वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे इंपॉर्टेंट है। अगर जो हमारी, अगर हम कुछ परसेंटेज इक्विटी से लेते हैं, कुछ परसेंटेज डेट से लेते हैं, तो किसी न किसी अंदाज में हमें इस पे फायदा ही होता है, बेनिफिट ही होता है। बाकी इसी चीज को हम आगे थ्योरीज में जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें इसमें फायदा होता है अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से जो है वो सेट करते हैं, उसकी प्रोपोर्शंस को सेट करते हैं। और जो सेकंड आंसर इसका है कि अगर ये इंपॉर्टेंट है तो कौन सी आइडियल जो है आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, यानी कि कितना हमें डेट इशू करना चाहिए, कितने परसेंट हमें इक्विटी इशू करनी चाहिए, इसकी आइडियल जो परसेंटेज है वो क्या होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास दो व्यूज हैं। There are two point of views involved here, the shareholders and the company's management। ठीक है, एक शेयर होल्डर के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है कि शेयर होल्डर क्या कहते हैं कि कितना डेट होना चाहिए, कितनी इक्विटी होना चाहिए, और एक व्यू हमारा जो है वो कंपनीज मैनेजमेंट के हवाले से कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो क्या कहती है कि कितना डेट होना चाहिए, कितनी इक्विटी होनी चाहिए। पहला जो हमारे पास व्यू है वो है रियल ऑनर्स की तरफ से। ठीक है, यानी कि जो हमारे रियल ऑनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो इसके हवाले से क्या कहते हैं कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें आया कि इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए या डेट ज़्यादा होना चाहिए, अगर या फिर कितने परसेंट इक्विटी होनी चाहिए, कितने परसेंट डेट होना चाहिए। तो शेयर होल्डर्स का, एक्चुअल ऑनर्स का व्यू है वो क्या है। एक्चुअल ऑनर बेसिकली जो है वो क्या कहते हैं जी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ डेट मे बी बेनिफिशियल एज लॉन्ग एज द रेट ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहते हैं जी इंक्रीज द लेवल ऑफ डेट। अगर हम डेट का लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर हम डेट का लेवल इंक्रीज करते हैं तो इससे हमें फिर जो है वो डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है। जब जब इस एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे
प्रॉफिट लॉस में जब इसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो हमारा जो है वो प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट कम होने की वजह से हमारा टैक्स भी जो है वो कम लगेगा, ठीक है। तो जब प्रॉफिट हमारा कम होगा तो टैक्स भी कम लगेगा, तो अल्टीमेटली हमें इसका फायदा ही होगा, ठीक है। अदरवाइज ऑन द अदर एंड अगर हम देखें कि अगर हमारा डेट कम होगा तो इंटरेस्ट भी उसका कम अदा करना पड़ेगा, अगर कम इंटरेस्ट होगा तो प्रॉफिट इसका मतलब ज्यादा आएगा, यानी कि जितने कम एक्सपेंस होंगे उतना प्रॉफिट ज्यादा आएगा, और उतना जितना प्रॉफिट ज्यादा आएगा उतना टैक्स भी हमें ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें इतना फायदा नहीं होता। तो शेयर होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें डेट बढ़ाना चाहिए, ठीक है। हम डेट बढ़ाएंगे तो उतना हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, और इंटरेस्ट को हम जो है एज एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। जब एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो वो प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस करेगा, और अल्टीमेटली हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा, तो ये बेनिफिशियल है। और जब टैक्स कम देना पड़ेगा तो प्रॉफिट ज्यादा बच जाएगा पीछे, और ज्यादा प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स के अपने हिस्से में आएगा, यानी कि वो अपने फायदे का सोच रहे हैं, ठीक है, उनके हिस्से में ज्यादा प्रॉफिट आएगा। ऑन द अदर हैंड जो मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, ठीक है। Here's the question is, will having a different capital mix lead to the reduction in company's overall cost of capital, ठीक है। जो मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैनेजमेंट क्या कहती है, मैनेजमेंट कहती है कि हमें डिफरेंट कैपिटल मिक्स जो है वो उनको लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिफरेंट कैपिटल मिक्स जो है उसको लेके चलते तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कम होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने, अगर हमारे पास कुछ परसेंटेज इक्विटी है, ठीक है, अगर हमने मजीद डेट इशू कर दिया, मजीद डेट इशू करने से हमें उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और इंटरेस्ट जो हमें पे करना पड़ा है, इंटरेस्ट चूंकि एक टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, हमें जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा है वो आफ्टर टैक्स पे करना पड़ा है, ठीक है। आफ्टर टैक्स से मुराद फॉर एग्जांपल टैक्स परसेंटेज अगर 40% है, और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट का रेट जो है वो के जो बिफोर टैक्स था वो 14% है, तो हमें जो बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो आफ्टर टैक्स पे करना पड़ता है, 14% हमें नहीं पे करना पड़ेगा। उस सूरत हाल में हमें जो है वो आफ्टर टैक्स यानी कि टैक्स की परसेंटेज वहां से निकाल के इंटरेस्ट का भी परसेंट, इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट की परसेंटेज है उसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 14% इंटरेस्ट है तो हमें टैक्स जो है फॉर एग्जांपल अगर 40% है तो 40% उसका लेके जो बाकी जितना परसेंट टैक्स बचेगा, इंटरेस्ट बचेगा, तब वो इंटरेस्ट हमें अदा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपका जो के डी है यानी कि बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है, यानी कि जो इंटरेस्ट हमें पे करना है बोरोइंग्स पे वो 14% है, ठीक है, और टैक्स का रेट चल रहा है जी आपका 50%, ठीक है। तो अब आप जो है वो इंटरेस्ट 14% नहीं अदा करेंगे, अब आप इंटरेस्ट 7% अदा करेंगे, उसमें से टैक्स अप्लाई करके, टैक्स माइनस करके उस रेट में से, यानी कि रेट के ऊपर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। 14% अगर हमारा इंटरेस्ट रेट है तो उसके ऊपर जो 50% अगर टैक्स रेट चल रहा है तो 50% अप्लाई करके जो बाकी इंटरेस्ट रेट बचेगा हमने वो पे करना है, यानी कि आफ्टर टैक्स जो हमें हमने इंटरेस्ट रेट पे करना है। तो इस तरह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जो बोरोइंग की कॉस्ट है, लोन की कॉस्ट है, डेट की कॉस्ट है, वो रिड्यूस हो रही है। तो इस तरह से ओवरऑल हमारी जब डेट की कॉस्ट रिड्यूस होगी तो ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो मैं बात कर रहा हूँ इससे मुराद क्या है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर्स इशू करने की कॉस्ट, ठीक है, और डेट को इशू करने की कॉस्ट, इन दोनों कॉस्ट को अगर हम मिला लें, ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाती है, ठीक है। सारी बात है, शेयर जब हम इशू करते हैं तो उसके ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है, और डेट अगर हमने इशू किया तो उसके ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ अदा करना पड़ता है अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो ये जो दोनों सूरत हाल में दोनों सोर्सेज की जो कॉस्ट है, ठीक है, इन दोनों कॉस्ट को इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो इक्विटी की कॉस्ट को हम एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह देंगे, जो डेट की कॉस्ट है, बोरोइंग की कॉस्ट है, उसको हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या कॉस्ट ऑफ डेट कह देंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला के बात करें तो फिर हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेसिकली है तो कैपिटल ही कंपनी के, ठीक है, क्योंकि एक पैसा वो है जो शेयर्स के थ्रू आ रहा है कंपनी में, और एक पैसा वो है जो डेट के थ्रू कंपनी में आ रहा है, ठीक है ये दोनों कैपिटल जो कंपनी में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। एक शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, शेयर खरीद के, और एक डेट होल्डर या बॉन्ड होल्डर जो है बॉन्ड खरीद के कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक कंपनी के ऑनर है और एक कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर होते हैं और डेट होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। बहरहाल जो मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें एक जो डिफरेंट कैपिटल मिक्स जो है उनको लेके चलना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी कंपनी की जो ओवरऑल कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस होती है, कि मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन शेयर होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें डेट का लेवल बढ़ाना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा जो प्रॉफिट जो है वो उसके ऊपर टैक्स कम लगेगा, और अल्टीमेटली जो है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हमें मिलेगा, यानी कि शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उनको बेनिफिट होगा इस चीज का। लेकिन कुछ हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि फ्रैंको है, मोडिग्लियानी एंड मैर्टन मिलर है, ठीक है। तो मोडिग्लियानी एंड मिलर जो है दो आपके एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज जो है वो
पेश की। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनको भी हम आगे चल के देखेंगे। दैट कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन कंपनीज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो ये एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने जो रिसर्च की है, इन्होंने ये कहा कि मॉडिग्लानी और मिलर ने ये कहा कि जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो हम बातें करते आ रहे हैं पीछे से, कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ा लो, डेट बढ़ा लो या डेट कम कर लो, या कैपिटल जो है उसको अच्छी तरह स्ट्रक्चर मिक्स होना चाहिए डेट और इक्विटी में, कहता ये सारी बातें जो है साइड में, ठीक है। इन्होंने सिंपल आके ये स्टेटमेंट दे दी कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट तो ये कह रही थी कि हम अपने डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करें, ये डिफरेंट कैपिटल मिक्स डिजाइन करें तो हमारी कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो इन रिसर्चर्स ने जो रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग इनका कहना ये है, इन्होंने जो थ्योरीज पेश की हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन कंपनीज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करते हैं। यानी कि अगर हम जितने फॉर एग्जांपल अगर हमारा 70-30 रेशियो चल रही थी तो उसको हम ये इक्विटी और डेट की 70-30 चल रही थी, ठीक है, उसको हम 60-40 कर लें या 50-50 कर लें या 40-60 कर लें या 30-70 कर लें, ठीक है, तो कहता है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो इनका ये बयान था इसमें, ठीक है। बहरहाल इसमें जो है वो डिफरेंट ऑथर्स ने अपने डिफरेंट जो है वो व्यूज बताए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 3 बेसिक मॉडल्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास अनगियर्ड कंपनी है, ठीक है, और अनगियर्ड कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी होती है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो लो गियर्ड कंपनी है और हाई गियर्ड कंपनी है, ठीक है। ये गियर्ड का मतलब क्या होता है कि लोन, इससे मुराद लोन है, ठीक है, जैसे हम लिवरेज वाली कंपनी की बात करते हैं ना, ठीक है, तो ये वो लिवरेज का कॉन्सेप्ट ही है। अनगियर्ड कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी जिसने कोई किसी किस्म का डेट नहीं इशू किया हुआ, कोई किसी किस्म का लोन नहीं लिया हुआ, ठीक है। एन अनगियर्ड कंपनी हैज नो डेट, इट इज इंटायरली फाइनेंस्ड बाय इक्विटी, ऐसी कंपनी जिसमें टोटल पैसा हम शेयर्स बेच के हासिल करेंगे, ऐसी कंपनी को हम जो है वो अनगियर्ड कंपनी कहेंगे, ठीक है, जिसमें कोई डेट नहीं होगा और इसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही होगी, ठीक है, यानी कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सिर्फ इक्विटी ही होगी, क्योंकि सिर्फ इक्विटी के थ्रू पैसा है, कोई लोन है ही नहीं, तो फिर सिर्फ हमें इक्विटी की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने एज्यूम किया है कि 11% कॉस्ट है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ डेट जो है यहाँ पे चूंकि डेट ही नहीं है तो फिर डेट की कॉस्ट भी नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट जो हमारे पास है लो गियर्ड कंपनी है। सेकंड सिचुएशन में हमें बताता है कि लो गियर्ड कंपनी है, ठीक है, दैट हैज से मिसाल के तौर पे 30% डेट है और 70% इक्विटी है, ठीक है। लो गियर्ड कंपनी से मुराद ये पहले पहली जो हमने पढ़ी थी उसमें सारे की सारी 100% इक्विटी थी, ठीक है, उसको हमने अनगियर्ड कंपनी कहा जिसमें कोई डेट नहीं था, ठीक है। लेकिन लो गियर्ड कंपनी से मुराद इसमें कुछ परसेंटेज डेट होगी और कुछ परसेंटेज आपकी इक्विटी होगी, यानी कि इक्विटी की परसेंटेज ज्यादा है और डेट जो है वो थोड़ा है, इसलिए इसको लो गियर्ड कंपनी का, जिसमें लोन तो है लेकिन थोड़ा लोन है, ठीक है। और इसकी अगर हम जो है वो वैक निकालना चाहें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना चाहें, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट भी ले लें, 30% जो हमने डेट इशू किया इसकी भी कॉस्ट ले लें, और जो 70% हमने इक्विटी इशू की है इसकी भी कॉस्ट ले लें। इसने एज्यूम की है फॉर एग्जाम्पल ये 11.5% आपकी इक्विटी की कॉस्ट है, ठीक है, और डेट की कॉस्ट आपकी 9% है, ठीक है, और ये वेट इनके दिए हुए 30% और 70%, ठीक है। तो आप इनको अगर देखें तो ये तकरीबन जो है वो जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 10.75% इसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगी, ठीक है जी। ये किस तरह से हमने निकाली है, 11.5% का 30% लिया और उसमें प्लस कर दिया हमने 9% का 70%, सॉरी ये 11.5% जो हमारी इक्विटी के, तो इक्विटी के लेंगे 11.5% का 70% लिया, प्लस कर दिया उसमें 9% जो है वो 30%, 9% का 30%, क्योंकि 9% आपकी डेट की है, ठीक है। तो इन दोनों के आंसर्स को प्लस करेंगे तो आपके पास 10.75 आंसर आ जाएगा, जो कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। तो ये सेकंड सिचुएशन थी। थर्ड सिचुएशन में कहता है जी हाई गियर्ड कंपनी, हाई गियर्ड कंपनी से मुराद क्या है कि आपकी ज्यादा लोन वाली कंपनी है, जिसमें अब यहाँ पे देखें 70% आपका डेट है और 30% आपकी इक्विटी है, ठीक है। तो ये ऐसी कंपनी जिसमें बहुत ज्यादा लोन है और इक्विटी बहुत कम है, ठीक है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट इज लाइकली टू राइज। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वैक जो है उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, वह किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे भी उसने अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइजेस 12%। जब हमने इक्विटी को रिड्यूस किया तो उसकी कॉस्ट जो है वो पहले हमारे पास 11.5% पे थी, अब हमारे पास 12% पे आ गई, ठीक है।
और कॉस्ट ऑफ डेट जो हमारे पास जो है वो 70% डेट है, तो कॉस्ट ऑफ डेट हमारे पास 9.5% पे चलेगी, ठीक है। तो दोनों ही कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुई है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि ओवरऑल जो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो वैक है, तो वो भी आपका क्या हुआ है 11.25%, वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो अगर हम नतीजा निकालें तो क्या नतीजा निकलता है कि जब हमारे पास कोई लोन नहीं था उस वक्त कॉस्ट क्या थी, ठीक है। जब हमारे पास कुछ लोन हुआ तो उस वक्त कॉस्ट हमारे पास 10.75 आ गई, ठीक है। और जब हमारे पास ज्यादा लोन था, हाई गियर्ड कंपनी, तो हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मजीद ज्यादा हो गई, ठीक है। So the above oversimplified examples are intended to demonstrate that change in capital structure almost always has an impact on the company's WACC. However, it is a matter of judgment as the what level of debt will produce the lowest WACC. ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज वाज़ी होगी कि जब हम कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट में चेंज आएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जब थोड़ा सा लोन था, 30% लोन था, तो कंपनी की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो 10.75 है। जब ज्यादा लोन हुआ तो कंपनी की कॉस्ट मजीद बढ़ गई। तो एक चीज यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से, जैसे यहाँ 30-70 था, हमने 70-30 कर दिया, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से कंपनी की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें चेंज आती है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज एक क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पे एक मैटर ऑफ जजमेंट है, ठीक है। डिफरेंट ऑथर्स ने इसके ऊपर अपनी डिफरेंट राय पेश की, जैसे कि मॉडिक लेनी मिलर को भी हमने डिस्कस किया। उनके मुताबिक जो है कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता आपके जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपकी जो वैल्यू फर्म पे, ठीक है, या आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, ठीक है। तो उनके मुताबिक कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमने जो एग्जांपल डिस्कस की हैं, ठीक है, ये 3 बेसिक मॉडल्स हैं, इनके मुताबिक जो है वो आपकी जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसमें फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। जी जी, कंटिन्यू। इसके बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंट थेरीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, ठीक है। थियरीज इम्पैक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट थेरीज जो है इसके ऊपर पेश की हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हमें मतलब कितने परसेंट इक्विटी इशू करनी चाहिए, कितने परसेंट डेट इशू करना चाहिए, आया कि हमें ये परसेंटेजेस चेंज करने से कोई फायदा भी होता है या नहीं होता, ठीक है। क्या परसेंटेजेस चेंज करने से हमें कोई अगर फायदा होता है तो हमें कितनी परसेंटेज चेंज करनी चाहिए, कितनी परसेंटेज चेंज करेंगे तो कितना फायदा होगा, ज्यादा परसेंटेज चेंज करनी है, कम करनी है, कितनी करनी करनी भी है या नहीं करनी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये इशू है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके ऊपर डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी डिफरेंट जो है वो व्यूज पेश किए। सबसे पहले हमारे पास जो मेजर रेलिवेंट थेरीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, उसमें सबसे पहले हमारे पास एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो एमएम इररेलेवेंस थ्योरी है, ठीक है। और ट्रेड ऑफ थ्योरी है, और इसके बाद पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है, ठीक है। इन सब थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रही है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट से मुराद ऐसी मार्केट होती है जिसमें इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होती है तमाम लोगों को, ठीक है। यानी कि पब्लिक को इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, ऐसी मार्केट जिसमें इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है, ठीक है। मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन तमाम लोगों को अवेलेबल होती है। कोई भी जो है वो मतलब प्राइस को जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई भी जो है वो प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। एफिशिएंट मार्केट ऐसी मार्केट जिसमें इंफॉर्मेशन जो है उसकी अवेलेबिलिटी सबको होती है, ठीक है। इफ द कैपिटल मार्केट इज परफेक्ट, the price of security would be set on purely on the basis of interaction of supply and demand forces, ठीक है। कहता है कैपिटल मार्केट अगर परफेक्ट हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तानी जो मार्केट है उसमें तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि मार्केट परफेक्ट हो, ठीक है। और नॉर्मली जो है वो मार्केट्स जो है परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। ये जस्ट एजम्पशंस होती हैं कि कैपिटल मार्केट जो है वो परफेक्ट होती है। परफेक्ट मार्केट का मतलब ये है कि सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है, ठीक है। और जो आपके शेयर्स की जो प्राइसेस सेट हो रही है प्योरली वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से हो रही है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से प्राइसेस सेट हो रही होती है, इसको हम कहते हैं जी हमारी कैपिटल मार्केट। अगर ऐसा हो जाए कि आपकी कैपिटल मार्केट परफेक्ट हो तो सारी जो प्राइसेस हैं वो मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा उनको। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना बात का परफेक्ट कंपटीशन एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मतलब देर आर मैनी बायर्स, देर आर मैनी सेलर्स, ठीक है। तो कोई भी प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। और जो प्राइस जो भी चीज की सेट होती है वो डिमांड और सप्लाई, तलब और रसद की बुनियाद पर जो है किसी भी चीज की प्राइस सेट हो रही होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट हेयर, अगर कैपिटल मार्केट परफेक्ट होगी तो उससे मुराद क्या है कि प्राइसेस जो आपकी सिक्योरिटीज की जो सेट होंगी, ठीक है, वो सप्लाई और डिमांड फोर्सेस की वजह से हो रही है, ठीक है जी।
इसमें मैं कहता जी, द इम्प्लीकेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज दैट नो कंपनी इज इन पोजीशन टू सेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो मतलब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो है वो, इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि कोई भी कंपनी इस पोजीशन में नहीं होती कि वो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सेट कर पाए, क्योंकि अगर हम एक तरफ कहते हैं कैपिटल मार्केट इज परफेक्ट है, ठीक है, तो फिर जब कैपिटल मार्केट परफेक्ट है तो फिर जो प्राइसेस सेट होनी है, शेयर्स की जो प्राइसेस सेट होनी है, तो फिर वो जो है वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस की वजह से सेट होनी है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई को कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है? जब कोई डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर वो कैसे डिफाइन करेगा कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, ठीक है जी। तो इट इज द मार्केट दैट सेट्स द प्राइस ऑफ द कैपिटल एंड एवरी कंपनी, ठीक है। तो ये सिर्फ मार्केट ही है जो कि आपकी कैपिटल की प्राइस को सेट करती है, और एवरी कंपनी की प्राइस को जो है वो सेट करेगी, ठीक है, फाइनेंस सीकर एंड एवरी जो है इन्वेस्टर। इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। हाउएवर दिस हाइपोथेसिस वर्क ओनली इन द परफेक्ट मार्केट। ये जो हाइपोथेसिस है ये सिर्फ परफेक्ट मार्केट में जो है ये वर्क करता है, ठीक है। मीनिंग मार्केट दैट हैज द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है, ऐसी मार्केट जिसमें ये फॉलोइंग फीचर्स होंगे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स प्लेयर्स इन द मार्केट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं ना कि मैनी बायर्स है मैनी सेलर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है मार्केट में जो कि इन्वेस्ट करना चाहती है, यानी कि डिमांड सप्लाई की फोर्सेस स्ट्रांग है, ठीक है, और जिनकी वजह से प्राइसेस जो है वो सेट होंगी, चीजों की सिक्योरिटीज की प्राइस सेट होगी, ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द सिक्योरिटीज इज नोन टू ऑल द प्लेयर्स इन द मार्केट। जो सिक्योरिटीज के हवाले से जो प्राइसेस है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो, मतलब जो सिक्योरिटीज के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स उनको पता है। ऐसा नहीं कि किसी को पता हो और किसी को ना पता हो, ठीक है। तो अगर किसी को पता हो किसी को ना पता हो तो लोग इसका फिर फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पता है जी प्राइसेस जो है वो कम है, वो स्टॉक उठा लेगा मार्केट से, ठीक है। और अगर किसी को नहीं पता कि प्राइसेस कम है अभी, ठीक है, और फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो उसको अगर नहीं पता तो फिर वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो सारों को पता होनी चाहिए। ये इसकी जो है बेसिकली हाइपोथेसिस है, ये ओनली जो है वो परफेक्ट मार्केट में जो है वो वर्क करेंगे। तो ये फॉलोइंग फीचर्स जो ये होने चाहिए कि लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हो, और तमाम के तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिक्योरिटीज के हवाले से तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें कहता है देयर इज नो कॉस्ट और हिंड्रेंस इन्वॉल्व इन मूविंग फ्रॉम वन इन्वेस्टमेंट टू अनदर, ठीक है। कि हमारे पास कोई हिंड्रेंस या कोई रुकावट ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हो, कोई दूसरी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से मुराद हम एक कंपनी के शेयर्स उठा के दूसरी कंपनी में अगर हम वो पैसा लगाना चाहे, एक कंपनी के शेयर्स बेच के दूसरी कंपनी के खरीदना चाहे, तो अगर हम मूवमेंट करना चाहते हैं या इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को मूव करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसमें कोई हिंड्रेंस कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई कॉस्ट ना हो, ठीक है। सो दैट द इन्वेस्टर्स compete freely and equally in the market। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में जो है वो मुकम्मल मुकाबले वाली फिजा जो है पैदा हो सकती है, मुकम्मल जो है वो कम्पीट कर सकते हैं इक्वली इन द मार्केट, ठीक है। तो तीन चीजें हमने इसमें डिस्कस की हैं कि एक तो लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है आपकी ये जो नो कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। नो कॉस्ट के अलावा हमने यहाँ पे पढ़ा जी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो तमाम जो सिक्योरिटीज की है वो तमाम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये पता होने चाहिए। तीन चीजें जो है इसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो तभी ये जो है वो आपकी जो है वो एक परफेक्ट मार्केट जो है वो कहलाएगी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें कुछ मजीद चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कहता है कि इफ न्यू इन्फॉर्मेशन leads him to attract greater value to a particular security, he will start buying that security until the market price reaches on his on assessment, ठीक है जी। कि यहाँ पे वो सिंपल एक फिनोमिना डिस्कस कर रहा है। कहता है कि अगर जो है वो आपको जो नई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एज न्यू इन्फॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल अबाउट अ सिक्योरिटी ही विल एडजस्ट हिज प्राइस फॉर इट। जैसे कि हमने पहले बात की ना कि अगर इंफॉर्मेशन सारी की सारी मार्केट में अवेलेबल होगी ना तो वो नई इंफॉर्मेशन जो है वो मार्केट पे अफेक्ट करेगी, और ये जो इफेक्ट होगा ना मार्केट पे यही बेसिकली जो है वो सिक्योरिटीज की प्राइस को अप भी करता है और डाउन भी करता है। ये डिमांड एंड फोर्सेस की वजह से, ठीक है, डिमांड फोर्सेस और सप्लाई फोर्सेस की वजह से जो इनको हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं, डिमांड सप्लाई फोर्सेस को ना,
इन्हीं की वजह से जो शेयर की प्राइसेस, सिक्योरिटीज की प्राइसेस जो है वो सेट होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो फिनोमेना डिस्कस कर रहा है कॉन्सेप्ट, कि अगर न्यू इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है, ठीक है, एज ए इन्वेस्टर आपने एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, वो ये इन्फॉर्मेशन है कि जो शेयर की प्राइस है वो बढ़ जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू टू पर्टिकुलर्स को आपको पता लगा कि एक शेयर है, ये एक कंपनी की सिक्योरिटीज हैं जिनकी प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाली है, ठीक है, और एक खास लेवल तक जो है वो उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी, तो आपका रद्दमल क्या होगा उसके ऊपर? आपका रद्दमल ये होगा कि आप उसको बाय करना शुरू कर देंगे इस कॉन्सेप्ट के साथ कि अगर आज आप इसको बाय कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में उसको आप महंगा बेचेंगे, क्योंकि आपको अंदाजा हो गया कि ये फ्यूचर में इसकी वैल्यू ग्रेटर होने वाली है, ठीक है, तो लिहाजा जितनी भी इन्वेस्टमेंट, जितना भी पैसा वो इसके ऊपर लगा दो, आज कम में उठा लो इसको, और फ्यूचर में जब इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी तो हम इसको बेच देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसका हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक जगह पे जो है वो इन्वेस्टर ये बिलीव कर रहा है, ठीक है, कि जो शेयर है वो ओवर वैल्यू है, ठीक है, या फिर इसकी प्राइस जो है वो कम होने वाली है, ठीक है, तो फिर आपका उस पर रद्दमल क्या होगा कि आपको लगता है कि एक शेयर जो मैंने खरीदा हुआ है, ठीक है, वो बहुत ओवर वैल्यू हो चुका है, ठीक है, अब इसने नीचे ही आना है, अब इसने ऊपर नहीं जाना, ठीक है, तो आपका रद्दमल क्या होगा, आप उसको सेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस पैदा होती हैं, जिसकी वजह से किसी भी सिक्योरिटी की जो प्राइस है वो सेट होती है, ठीक है, और सिक्योरिटी यानी कि शेयर की जो भी प्राइस होगी वही वो कंपनी की वेल्थ होती है, वो कंपनी की वेल्थ का एक इंडिकेटर है। शेयर प्राइसेस जो है बेसिकली कंपनी की वेल्थ का एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई फोर्सेस आपकी जो है वो सेट करती है कि शेयर की प्राइस क्या होगी, ठीक है, और उसके मुताबिक ही हमें जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना पड़ता है, ठीक है, रिटर्न भी ऑफर करना पड़ता है, ठीक है। बाज़ का जो हमें शेयर की वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमें रिटर्न ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड ज्यादा देना पड़ता है, हमें बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें उनके ऊपर जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ता है, ठीक है। तो ज्यादा इंटरेस्ट अगर हम ऑफर करेंगे या ज्यादा प्रॉफिट या डिविडेंड हम ऑफर करेंगे शेयर्स के ऊपर, तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो डिपेंड करता है कि मार्केट में सूरत हाल क्या चल रही है, ठीक है, कितनी डिमांड है आपकी सिक्योरिटीज की, कितनी जो है वो सप्लाई है, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों सिक्योरिटीज की प्राइसेस सेट होती हैं, और इसके मुताबिक ही आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो एडजस्ट होती है, ठीक है। तो वो सिंपल फिनोमेना ये बात कर रहा था कि कोई भी कंपनी जो है वो ये नहीं डिसाइड कर सकती कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी होगी, ठीक है, अगर जो है ये मार्केट परफेक्ट हो, ठीक है, अगर मार्केट परफेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है मार्केट परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सूरत हाल उस तरह से नहीं चलती, ठीक है। हमारे पास जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है ना, इसके अंदर बेसिकली 3 स्टेजेस आती हैं, ठीक है। एक ऐसी फॉर्म होती, 3 फॉर्म्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें जिसको हम कहते हैं जी कि वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है, ठीक है, और एक हमारे पास होती है जी सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, और एक हमारे पास होती है वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। सिंपल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिया ना कि एफिशिएंट मार्केट किसको कहते हैं, जिसमें सिक्योरिटीज के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो तमाम पब्लिक को अवेलेबल है, यानी कि जो इनसाइड लोगों को अवेलेबल है ना इन्फॉर्मेशन कंपनी के अंदर लोगों को, वही इन्फॉर्मेशन कंपनी के बाहर लोगों को भी अवेलेबल है, तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, ठीक है, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट आपकी एफिशिएंट है, ठीक है। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के अंदर हमारे ना 3 फॉर्म्स आती हैं, ठीक है, एक को हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म से मुराद ये होता है कि जो इनसाइड आपकी इंफॉर्मेशन है वही आउटसाइड है, वही पब्लिक को अवेलेबल है, यानी कि इनसाइड जो एग्जेक्टिव्स के पास इंफॉर्मेशन है वही सेम एज इट इज इंफॉर्मेशन पब्लिक को भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म जो ऑफ एफिशिएंसी इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। ये हाइपोथेसिस के अंदर 3 फॉर्म्स आ रही हैं, और सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। जो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी होती है ना, नेक्स्ट इसमें हमारे पास सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी आती है। सेमी स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है कि जो हिस्टोरिकल प्राइसेस है ना, हिस्टोरिकल जो ट्रेंड चल रहे हैं, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन पब्लिक को अवेलेबल है, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग में बात की ना कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या होगी कि जो इनसाइड पब्लिक इनसाइड इंफॉर्मेशन है ना, कंपनी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है खास किस्म की, वो भी पब्लिक को अवेलेबल अगर होगी ना, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। तो अगर तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की जो थी, हिस्टोरिकल जो पैटर्न्स थे, पुरानी जो शेयर की प्राइसेस थी कितनी थी, कब बढ़ी कब कम हुई, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स अगर पब्लिक को पता है ना,
और अंदर की खास इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं पता, तो इसको हम कहेंगे ये सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि हिस्टोरिकल ट्रेंड्स लोगों को पता है बस, और अंदर की खास इंफॉर्मेशन नहीं पता उन लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा एक थर्ड होती है हमारी वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी मुराद ये है कि ना तो पब्लिक को खास इंफॉर्मेशन अंदर की अवेलेबल है, ठीक है, कंपनी के अंदर, ना ही पब्लिक को जो है वो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में इतना पता है, पर सिर्फ पब्लिक को उतना पता है कि जितना वो कंपनी बताना चाह रही है, या जितना पब्लिक को पता होना चाहिए सिर्फ उतना पता है पब्लिक को, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पता, नहीं कि जितना बताना चाह रही है कंपनी, सिर्फ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक को, इसको हम कहेंगे वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है जी। तो दोबारा से इसको हम रिवर्स कर लेते हैं कि वीक फॉर्म क्या होगी, जिसमें पब्लिक को बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है, उतनी इन्फॉर्मेशन जितनी कंपनी पब्लिक को देना चाह रही है, ठीक है। सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि पब्लिक को जो है वो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में पता होता है, हिस्टोरिकल प्राइसेस जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं शेयर प्राइसेस को, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स का भी पता होता है पब्लिक को। और सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है कि इसमें जो इनसाइड कंपनी की इन्फॉर्मेशन है वो भी पब्लिक को पता होती है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म्स है आपकी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की। और एफिशिएंट जो है मार्केट, मैंने आपको जैसे पहले बताया, वो क्या होती है कि ऐसी मार्केट जिसमें इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो तमाम इन्वेस्टर्स को जितनी भी है कंपनी के इनसाइड है आउटसाइड, वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है, और इन्वेस्टमेंट को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, इस पर कोई कॉस्ट किसी किस्म की नहीं होती, और इन्वेस्टर्स कम्पीट कर रहे होते हैं फ्रीली, ठीक है। तो ये थी आपकी थ्री एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें थ्योरी है वो मॉडिग्लियानी मिलर की है, कैपिटल स्ट्रक्चर की इररेलेवेंस प्रपोजिशन की है। यानी कि मॉडिग्लियानी मिलर जो रिसर्चर थे, जिन्होंने रिसर्च की कैपिटल स्ट्रक्चर के हवाले से, उन्होंने ये कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आप चेंज करेंगे ना तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा फर्म की वैल्यू पे, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। यानी कि आप अगर आप 70-30 की रेशियो रखते हैं इक्विटी और डेट की, या आप 30-70 की रखते हैं, या 60-40 की रखते हैं, 40-60 की, जो मर्जी रख लें, कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से, डेट प्रोपोर्शन को चेंज करने से आपकी जो है वो, आप अगर जैसे कि नॉर्मली एक जो शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट था ना कि हम डेट का लेवल बढ़ा देंगे तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें जो है वो डेट को जो है वो बढ़ाना चाहिए, ठीक है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, ठीक है। वो डेट का जो व्यूज थे हमने डिस्कस किए पहले मैनेजमेंट के हवाले से, और शेयर होल्डर्स के, शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट था कि डेट बढ़ाएंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आफ्टर टैक्स, ठीक है, जिसमें हमें फायदा होगा, हमारे लिए जो प्रॉफिट ज्यादा बच जाएगा, क्योंकि टैक्स जब कम लगेगा तो प्रॉफिट ज्यादा बचेगा, तो हमारे हिस्से में प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ठीक है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा बच जाएगी। तो वो कॉन्सेप्ट जो है उसने यहाँ पे जो है वो उनको डिनाई किया है इसने अपनी थ्योरी में, कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करते हैं, डेट का लेवल बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो इसका कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और ना ही जो फर्म की वैल्यू है उसमें चेंज आती है। इसने जो कॉन्सेप्ट बताया वो ये बताया, कहता है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप डेट लेवल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, डेट लेवल जब आप इंक्रीज करेंगे तो इससे होगा क्या, ठीक है, इट फर्दर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इक्विटी होल्डर्स, ठीक है। जब आप डेट का लेवल इंक्रीज करते हैं ना तो इक्विटी होल्डर जो है वो मतलब आपको सुकून से जीने नहीं देंगे, ठीक है, इक्विटी होल्डर्स का जो रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, लोग जो है वो मतलब वहां से निकलना चाहेंगे, ठीक है, या लोग आपसे डिमांड करें कि हमें भी कुछ देर तक तो वेट करेंगे, लेकिन उसके बाद लोग डिमांड करेंगे हमें रिटर्न ज्यादा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि जब आप डेट का लेवल इंक्रीज करते हैं तो फिर उस सूरत हाल में जो है वो इक्विटी का जो रिस्क है वो आपका रिस्क, इक्विटी की प्रोपोर्शन कम हो जाती है, ठीक है, इक्विटी की प्रोपोर्शन जब कम होगी तो इक्विटी का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है, और जो आपके इक्विटी होल्डर्स हैं वो आपसे ज्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको जो है इक्विटी होल्डर्स को ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कहता है जो जितना आपने डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा के जो फायदा हासिल करना चाहा ना, उतना ही जो आपका वो फायदा कंपनसेट हो गया इक्विटी के रिस्क बढ़ने से, ठीक है, जितना आपने फायदा चाहा ना इक्विटी का, डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा के आपने सोचा कि डेट बढ़ाएंगे तो हमारा जो है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होगी, ठीक है, तो इधर से डेट बढ़ा के आपने वो फायदा लेना चाहा, उधर से वही जो फायदा था ना आपका वो रिस्क की शक्ल में कंपनसेट हो गया, ठीक है, क्योंकि जो इक्विटी होल्डर्स है फिर वो चुप करके नहीं बैठेंगे, वो भी आपसे रिटर्न ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है।
तो इधर से आपको एक तरफ से अगर फायदा हो रहा था तो इधर से आपको जो इक्विटी होल्डर्स हैं उनको भी फिर आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, वो भी चुप करके नहीं बैठेंगे, ठीक है, उनका रिस्क भी बढ़ जाएगा, अदरवाइज वो कंपनी के शेयर जो है वो सेल करना शुरू कर देंगे। तो इस चीज से भी बचने के लिए आपको उनको फिर ज्यादा पे करना पड़ेगा, जब आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा तो फिर आपने जो फायदा उठाया था वो फायदा यहाँ कंपनसेट हो गया इसके मुताबिक, ठीक है। तो कहता है एनी बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम द हैविंग द लार्जर पोर्शन ऑफ डेट, जितना आपने डेट को बढ़ा के फायदा हासिल करना चाहा, ठीक है, दैट कैरीज द लोअर कॉस्ट, आपकी यही कॉन्सेप्ट है ना कि डेट बढ़ाएंगे तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, ठीक है। तो कहता है वो फायदा जो था ना आपका, वो फायदा ऑफसेट हो गया बाय इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ठीक है। उधर से इक्विटी होल्डर्स को हमें ज्यादा पे करना पड़ा, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें उनको ज्यादा पे करना पड़ा, तो हमारा जो फायदा था वो क्या हो गया, कंपनसेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात करते हैं जी, कहते हैं क्या सिंपलर वे ऑफ डिफाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी वुड बी, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेसिकली क्या है, दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट अ कंपनी मस्ट अर्न इन ऑर्डर टू मेंटेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर, ठीक है जी। कहता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेसिकली इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ये वो मिनिमम एक रेट है, या ये वो रेट है जो कंपनी को जरूरी अर्न करना है, ठीक है, ताकि वो अपने शेयर, अपनी जो इक्विटी शेयर्स है उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसको मेंटेन रख सके मार्केट में, ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पर अगर आपका इक्विटी शेयर की जो मार्केट वैल्यू है कंपनी की वो 10 रुपए है, 10 रुपए के $10 का शेयर है मार्केट में, ठीक है। तो अगर आप $10 का शेयर मेंटेन रखना चाहते हैं तो एक खास रिटर्न आपको उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए के शेयर के ऊपर अगर आप 2 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं या 1 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं, 10% पे कर रहे हैं आप उसके ऊपर जो प्रॉफिट है, ठीक है। तो 10% आपको पे करते रहना है, ठीक है। अगर आप उसका 10 जो है वो 10 की जो मार्केट वैल्यू है ना उसकी जो पार वैल्यू उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, अगर आप अपना रिटर्न कम कर देंगे तो अल्टीमेटली जो है उसकी जो पार वैल्यू 10 रुपए का शेयर है वो 10 का नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसकी उसकी मार्केट वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए वो 10 रुपए की जो प्राइस है ना, 10 रुपए की प्राइस को मेंटेन रखने के लिए आपको खास रिटर्न जो पे करना पड़ता है ना उसको, उसकी मार्केट वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। यानी कि 10 रुपए का शेयर 8 रुपए का ना हो जाए, 9 रुपए का ना हो जाए, ठीक है, उसको नीचे नहीं आने देना आपने, 10 रुपए का ही रखना है। तो 10 रुपए का शेयर मेंटेन रखने के लिए ना आपको मार्केट में जो आपको खास रेट पे करना पड़ता है ना उसके ऊपर, ठीक है, अपने जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की सूरत में, प्रॉफिट की सूरत में, ठीक है, उसको हम उस रिटर्न को, उस रेट को हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको ये डिफाइन करता है। बहरहाल यहाँ पे दो हमारे जो है वो साइंटिस्ट हैं, फ्रांको मोडिग्लियानी एंड मेर्टन मिलर, ठीक है। इन दोनों ने ये प्रपोज किया था फेमस कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंस थ्योरी, इररेलेवेंस से मुराद नाम से जाहिर हो रहा है, इन्होंने ये पेपर पब्लिश किया था 1958 में, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इन्होंने क्या प्रपोज किया, दे प्रपोज दैट द कंपनीज वैक्स मतलब कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन अनचेंज्ड regardless of the level of debt it carried। कहता जी अगर आप कंपनी का जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और कॉस्ट ऑफ डेट है, दोनों को मिला के जो वेटेड एवरेज है, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, कहता कि वो अनचेंज रहती है, वो क्या रहती है, अनचेंज रहती है। अगर जब भी जितना भी लेवल आप इंक्रीज करें या बढ़ा लें या कम कर लें, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और इसने साथ साथ एक और बात भी की कि अगर आप अपना ये जो डेट का लेवल इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, इससे जो है कंपनी की जो मार्केट वैल्यू फर्म है वो भी, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर अगर चेंज करते हैं तो ना तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क पड़ता है और ना ही टोटल मार्केट वैल्यू फर्म पे कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। इसमें उन्होंने डिफरेंट अजम्पशंस ली थी कि देयर आर नो टैक्स बेनिफिट्स, ट्रांसफर ट्रांजेक्शन कॉस्ट और बैंकरप्टेसी कॉस्ट, ठीक है, ये कोई किसी किस्म के टैक्स बेनिफिट नहीं होंगे, ठीक है। और जैसे कि हम नॉर्मली पहले बात कर रहे थे ना कि डेट अगर बढ़ाएंगे तो वो टैक्स डिडक्टिबल है, टैक्स बेनिफिट होगा, ठीक है, टैक्स प्रॉफिट कम आएगा, इंटरेस्ट क्योंकि डेट बढ़ाने से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है। इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस में जब इंटरेस्ट लिखेंगे तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे जो अप्रोच में ये एजम्पशन ली गई कि कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। इस एजम्पशन के साथ इसने ये बात की थी कि अगर हम डेट लेवल बढ़ाएंगे कम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने टैक्स बेनिफिट को काउंट फॉर ही नहीं किया, ठीक है। और मार्केट वैल्यू उसने कहा परफेक्ट है, एफिशिएंट है, यानी कि एफिशिएंट और परफेक्ट से मुराद कि जितनी इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर है वो सबको अवेलेबल है, ठीक है। और द कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स अनचेंज रिगार्डलेस द लेवल ऑफ डेट द कंपनी कैरीज, ठीक है। कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो अनचेंज रहेगी, अगर आप लेवल ऑफ डेट बढ़ा भी लें, डेट कम भी कर लें, बट अगर आप 10% इंटरेस्ट पे करें तो वो 10% ही रहेगा, बेशक आप
70% डेट कर लें, 60% डेट कर लें, 50% डेट कर लें, ठीक है। तो डेट का लेवल बढ़ा लें, कम कर लें, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो आपकी सेम रहेगी। तो however the cost of equity increases with the every increased slice of debt, thereby bringing the WACC back into the normal, ठीक है। लेकिन 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 कहता है कि however हम जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है, विद एवरी स्लाइस, विद एवरी इंक्रीज स्लाइस ऑफ डेट, जितना आप डेट बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके साथ साथ जो आपकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो ये आपस में दोनों चीजें कंपनसेट होती रहेंगी। जब ये कंपनसेट होती रहेंगी, ठीक है, तो फिर ये वैक को है बैक टू नॉर्मल से मुराद वैक को दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे ले आएंगे, ठीक है। जैसे इसने पिछले पेज पे बात की थी कि जितना आप कैपिटल डेट बढ़ा के फायदा लेना चाह रहे हैं ना, वो फायदा सारा का सारा कंपनसेट हो जाएगा इक्विटी के रिस्क में, ठीक है। जितना फायदा लेंगे उधर से उतना जो आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो आपका वैक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो बैक टू नॉर्मल आ जाएगी, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। इसका मतलब उसमें कोई चेंज जहां पे पहले थी वहीं पे दोबारा आ जाएगी, ठीक है। जो फायदा आपने गेन किया वो रिस्क की सूरत में, इक्विटी के रिस्क की सूरत में कंपनसेट हो गया। इसका मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल दोबारा आपकी बैक नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। और इस तरह से कोई भी आपको जो है वो चेंज नजर नहीं आएगी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से। ना तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नजर आएगी, ठीक है, और ना ही आपको वैल्यू फर्म में जो है टोटल मार्केट वैल्यू फर्म में कोई चेंज नजर आएगी। तो ये इनकी थ्योरी थी जो उन्होंने प्रपोज किया। आगे डिफरेंट इन्होंने एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन।